गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम CUET 2026 के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसमें से एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये आपको ट्रांसलेशन स्टडीज़ से हमें पूछा गया था। ठीक है, सारे ऑप्शंस को हम देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। हम उनके इम्पॉर्टेंट राइटर्स जो पूछे गए थे ऑप्शन में उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स को भी देखेंगे, उनकी ईयर को देखेंगे और छोटी सी समरी में उसकी बात करेंगे। राइट, जितनी CUET के पर्सपेक्टिव से मेरे को फील हुआ कि उतनी इम्पॉर्टेंट है। राइट, बिकॉज देखो आपको ओवरऑल आइडिया भी अगर है ना बारे में कि कैसे लिखते थे वो पर्सन। ठीक है, क्रिटिक है, कोई थ्योरिस्ट दिया हुआ है, वो कैसे लिखते थे, तब भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा थरोली पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी उस हाइट पे आपको नहीं पढ़ना है CUET के लिए। ठीक है, वो जो ज़्यादा पढ़ना होता है वो आपको MA के भी बाद है, जब आप नेट का एग्ज़ाम के लिए अपने JRF के लिए प्रिपेयर होते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन स्टडीज़ से ये क्वेश्चन आया था हमें। तो सबसे पहले हम वॉल्टर बेंजामिन के बारे में बात करेंगे। राइट, तो इनका ये वर्क था, मैंने लाइन से लिखे हैं ये वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले इनका ये वर्क है द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर 1923 में। अब इस वर्क के अंदर जो है वॉल्टर बेंजामिन, इन्होंने कब लिखा था पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो ये इन्होंने ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा था जब वो बॉदलार के वर्क टेबल एक्स पेरिसेंस को लिख रहे थे। राइट, उसकी ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उसके इंट्रोडक्शन में इन्होंने टास्क ऑफ ट्रांसलेटर को लिखा था। ठीक है, अब देखो DU के सिलेबस में भी मैंने DU से करी है अपनी BA जो है, तो वहाँ पे भी हमें वॉल्टर बेंजामिन का एक ऐसे प्रिस्क्राइब्ड होता है। एंड उसी ऐसे से हमें पता चल जाता है कि वॉल्टर बेंजामिन किस टाइप के पर्सन थे। राइट, ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु कांट सी आर्ट गेटिंग खराब होते हुए। राइट, वो ऐसा नहीं देख सकते थे आर्ट को, तो वो बड़े ही खिलाफ थे इन चीज़ों के। राइट, तो इस वर्क में भी हमें उसी चीज़ की रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, वो ये कहते थे, उनका कहना था कि आर्ट जो है वो किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। राइट, इट इज़ बियॉन्ड कम्युनिकेशन। राइट, आप क्या करते हो, उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हो। और जो ट्रांसलेशन है, किसी वर्क की ट्रांसलेशन है, वो किस चीज़ में लाई करती है कि बातें जो हैं वो कैसे कही गई हैं। राइट, बेंजामिन का कहना था कि एक अच्छी ट्रांसलेशन जो है वो नई लाइफ देती है ओरिजिनल वर्क को, है ना, उसको भी और बेहतर बनाने में मदद करती है, जिसे आप आफ्टर लाइफ भी कह सकते हो। और वो एक एको क्रिएट करती है, एक शोर क्रिएट करती है ओरिजिनल लैंग्वेज के लिए, है ना। जिस लैंग्वेज में वो लिखा गया है उसको और बढ़ावा मिलता है व्हेन यू ट्रांसलेट इन अ बेटर वे, जब आप एक अच्छी ट्रांसलेशन करते हो, है ना। बस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हो। ठीक है, और अब हम इनका सेकंड वर्क देखते हैं। ये वाला वर्क जो है वो DU के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, विच इज़ ऑलरेडी मेकिंग दिस वर्क इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो ये आपने पढ़ लेना है। द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन 1935 का ये वर्क है। इसके अंदर वो इसी चीज़ की बात करते हैं। राइट, कि कैसे एक ओरिजिनल वर्क जो है ना उसका अपना एक ऑरा होता है। राइट, वो जो है एक खुद के अंदर एक वैल्यू कैरी करता है ना। तो जैसे हम उसकी कॉपी बना दें, है ना, उसकी कॉपी बना दें, उसको रीप्रिंट कर दें या उसको देख के पेंटिंग में उतार दें, तो वो उसका ऑरा ख़राब कर रही है उस चीज़ का। ये बात वो कर रहे हैं। जब मैंने ये ऐसे पढ़ा था तो उस टाइम पे उस लेवल के हिसाब से ये ऐसे थोड़ा हार्ड था। मतलब जो बात इसने करी करी है इन्होंने, वो एकदम से आपको पकड़ में नहीं आएगी। हमारी प्रोफ़ेसर जो थी मैम, उन्होंने भी ये कहा था कि उन्हें भी काफ़ी बार इस ऐसे को पढ़ना पड़ा था। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भी इसे 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको भी इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, मेरे को भी समझ आ गया था, और जब समझ आ जाता है ना ये वाला वर्क, तो काफ़ी आपको क्लियर हो जाता है अच्छे से कि बेंजामिन जो है वो क्या कहना चाहते थे। वो एक्सप्लोर करते हैं इसमें कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो ओरिजिनल चीज़ों को ख़राब कर रही है। राइट, हम प्रिंट करते जा रहे हैं और उस बीच में
इसी सब के बीच में जो ओरिजिनल है वो कहीं खो सा जाता है ना? हम बस उस कॉपी को पढ़ लेते हैं या उसे अपने घर ले आते हैं, मे बी अगर वो पेंटिंग है तो, राइट? और उस चक्कर में जो है हमारा ओरिजिनल कहीं पे खो जाता है, ओरिजिनल अपनी वैल्यू कहीं खो देता है, उसका ऑरा ख़राब हो जाता है। सो यही सारी बात बेंजामिन ने इस वाले एस्से में अपने की है। नेक्स्ट फिर आता है इनका थीसिस ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। ये 1940 का इनका वर्क है, राइट? इसके अंदर बेंजामिन जो है ही इज़ क्रिटिकिंग द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस, राइट? वो रिजेक्ट करते हैं द आइडिया ऑफ हिस्ट्री एज स्टडी, कि हिस्ट्री जो है बस वो ऐसे मतलब एक ही जगह रहती है, उस चीज़ को ये डिनाई कर देते हैं वॉल्टर बेंजामिन। इसके अंदर जो है एक फ्रेज़ आता है एंजल ऑफ द इंस्पायर, कोट के अंदर लिखा जाएगा इसको। ये एक फ्रेज़ आता है जो इन्होंने पॉल क्ली से बोरो किया था, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप बस ऐसी नॉर्मल ध्यान रख सकते हो, ठीक? और पास्ट को इन्होंने कैसे बताया था इस वर्क के अंदर, ही लुक्स बैक टू द पास्ट एज़ अ पाइल ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है? मतलब कूड़े-कबाड़े का ऐसे बड़ा-सा ढेर लगा हुआ हो, ख़राब चीज़ों का, मतलब वेस्ट मटेरियल का बहुत बड़ा ढेर लगा हो, उसे कहते हैं डेब्रिस, ठीक है? जैसे कहीं पे बिल्डिंग वगैरह गिर जाती है ना, तो मलबा जिसे कहते हैं, वही चीज़, उसे ये पास्ट कहते हैं बेंजामिन। और फ्यूचर किसे कह रहे हैं? स्टॉर्म को, ठीक है? तूफ़ान आने को ये स्टॉर्म कहते हैं। सो ये तो हो गए वॉल्टर बेंजामिन के वर्क। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमसे यूजीन विडा 1914 के ये हैं, इनको पूछा गया था ऑप्शन के अंदर। अब इनके वर्क को हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क इनके रहे हैं। चलो, तो जो इनका ये वर्क है यूजीन विडा का, द फर्स्ट वर्क इज़ टूवर्ड अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग, 1964 का ये आपका वर्क है। अब इस वर्क के अंदर ये बात करते हैं फॉर्मल एंड डायनामिक इक्विवेलेंस की, राइट, इन द ट्रांसलेशन इटसेल्फ। यूजीन जो है बताते हैं कि ट्रांसलेशन इन अ वे ऑडियंस रिएक्ट्स एज द सेम वे। क्या मतलब है इस बात का? एज ओरिजिनल रीडर्स वुड हैव। कह रहे हैं कि ऐसी ट्रांसलेशन आपने करनी है अपने वर्क की कि वैसे ही रिएक्शन दे ऑडियंस जो है, रीडर्स जो हैं, जैसे वो एक ओरिजिनल वर्क को पढ़ने के बाद देते, जैसे वो ओरिजिनल वर्क को पढ़ने के बाद रिएक्ट करते, वैसा ही रिएक्शन उनका आपकी ट्रांसलेशन को पढ़ने के बाद होना चाहिए, राइट? तो ये वो कहना चाहते हैं। दूसरी ये जो बात करते हैं अपने इस वर्क में टूवर्ड्स अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग 1964, ये बताते हैं कि ये वर्ड को कैसे देखते थे। ही व्यूज़ वर्ड्स थ्रू कल्चरल सोशल लेंस, राइट? जैसे अगर आपको थोड़ी बहुत भी ट्रांसलेशन स्टडीज़ का नॉलेज है, आपने पढ़ा है, तो आपको मालूम होगा कि कैसे जो कल्चरल मीनिंग है वो वर्ड्स को अलग बना देते हैं, राइट? किसी लैंग्वेज में किसी वर्ड का मीनिंग कुछ और है, पर क्या पता वो किसी दूसरे पर्सन की लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ गलत हो, है ना? तो इससे जो बात है वो ख़राब हो सकती है। आप जो कहना चाह रहे हो दैट मैसेज कैन बी हिंडर्ड, राइट? तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वर्ड्स जो हैं, ये बातें हमें ऑलरेडी पता है, अगर आपको मालूम होगी थोड़ी बहुत भी, कि कैसे कल्चरल जो मीनिंग है वो वर्ड्स कैरी करते हैं, राइट? आपकी खुद की भी, मेरी अपनी खुद की भी कुछ हमारी खुद की रीजन की कुछ ईडियम्स होंगी, राइट? कुछ कहावतें होंगी, कुछ बातें होंगी, ठीक है? जो मेरे ही कल्चर की हैं, वो किसी और के कल्चर की नहीं हैं। वो पर्सन उसे समझ नहीं पाएगा, राइट? और आगे वो ये भी बताते हैं कि कैसे आपको साइंटिफिक इंसाइट्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए अपने वर्क में। सेकंड वर्क इनका जो है वो है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन 1969, एंड दिस वर्क इज़ इन कोलैबोरेशन विद चार्ल्स टेबर। इनके साथ इन्होंने ये कोलैबोरेशन में लिखा है। बस ऐसी छोटी मोटी डिटेल्स जितना मैं आपको बता रही हूँ, आई थिंक ये इनफ है, राइट? इससे ज़्यादा डीप में आपको तब पढ़ना है जब इस पर क्वेश्चंस इन डेप्थ पूछे जाने लगे। अभी जितना पूछा गया है, राइट, ऑप्शंस में इन्हें रखा गया था, तो मैंने सोचा इन्हें कवर कर लेते हैं, कहीं ऑप्शंस में ना आ जाएं, और थोड़ा बहुत इनके हर एक वर्क के बारे में, जैसे मैंने आपको 2-3 वर्क हर एक क्रिटिक के ऑथर के करा दिए हैं, तो बस इतना ही आई थिंक इनफ रहेगा। तो इस वर्क में ये बताते हैं कि कैसे हमें मीनिंग को
प्रायोरिटाइज करना है, राइट, ओवर द स्टाइल। स्टाइल कैसा है उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, मीनिंग को, कि मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है आपकी बात से, आपकी ट्रांसलेशन से, राइट। दूसरा ये कहते हैं कि टेल्स हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेफरेंशियल या फिर डिक्शनरी और कॉनोटेटिव यानी कि कल्चरल मीनिंग, ये बताना है हमें, इस चीज़ का डिफरेंस इन्होंने इसके बारे में बताया है। रेफरेंशियल जो है वो डिक्शनरी मीनिंग कहलाता है, जो डिक्शनरी में हमें दिया हुआ होता है, राइट। ये बात भी स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपका थोड़ा बेस बना हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि रेफरेंशियल मीनिंग जो है वो डिक्शनरी वाला मीनिंग होता है और उसमें कोई भी कल्चरल वैल्यू वो कैरी नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो कॉनोटेटिव है, कॉनोटेटिव वर्ड का ही मीनिंग होता है कि वो कल्चरल मीनिंग जो है वो कैरी कर रहा है अपने साथ में, मतलब उसका कोई कल्चरल से जुड़ा हुआ मीनिंग है। आई होप आई एम क्लियर। और ये बात करते हैं आखिर में, एग्जाम्पल लेते हैं ये फ्रॉम द बाइबल ट्रांसलेशन, ठीक है। बाइबल की ट्रांसलेशन से बड़े इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि डायरेक्ट प्रोसीजर बताया है फॉर आइडेंटिफाइंग ईडियम्स, है ना, टेस्टिंग ट्रांसलेशन विद नेटिव्स एंड एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी, कि कैसे एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता, कोई चीज़ एकदम क्लियर नहीं है, उसको दिखाने के लिए इन्होंने बाइबल के मीनिंग बहुत सारे लिए हैं। थर्ड एंड द लास्ट वर्क विच आई हैव कवर्ड इज़ कॉन्टेक्स्ट इन ट्रांसलेटिंग 2001। सो थोड़ा रिसेंट वर्क है ये इनका। अब इस वर्क के अंदर जो मेन बात इन्होंने करी है वो है कि इन्होंने 4 स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स बताए हैं फॉर अ गुड, अ बेटर, अ फाइन ट्रांसलेशन, जो भी कहना है आप कह लो, ठीक है। एक अच्छी ट्रांसलेशन के लिए 4 इन्होंने स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स बताए हैं कि क्या होना चाहिए। अब देखो, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको ना मालूम हो, इतना आपने पढ़ा होगा ज़रूर। एक तो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट का आपको ध्यान रखना है, राइट, किस भाषा में क्या मीनिंग है भाई, ठीक है। कल्चरल मीनिंग का ध्यान रखना है, हिस्टोरिकल रेफरेंस का ध्यान रखना है, और ऑडियंस क्या है, ठीक है, और किसके लिए लिख रहे हो आप, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। ही टॉक्स हाउ वर्ड्स एमर्जेस इन कॉन्टेक्स्ट विच डिटरमिन इट्स डेफिनेशन। बिल्कुल सही बात है, कह रहे हैं कि इन्होंने बात करा था कि कैसे वर्ड जो है वो एमर्ज होते हैं, कैसे ऊपर आते हैं, उभरते हैं कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट है जो वर्ड को ऊपर लेके आता है, और वही चीज़, वो कॉन्टेक्स्ट ही उसकी डेफिनेशन डिसाइड करता है, राइट। अगर कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा तो डेफिनेशन भी ऑटोमेटिकली अपने आप बदल जाएगी। चलो फिर थर्ड देखते हैं हम पर्सन, हमारे को ऑप्शन में थे विलियम कोलर, 1942 बॉर्न है ये। तो क्रोनोलॉजी में जो राइडर पूछे गए थे उनके अकॉर्डिंग थर्ड प्लेस पे आ रहे हैं। इन्होंने, इनका वर्क था द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ 1979। इस वर्क के अंदर ये 5 टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस बताते हैं, ठीक है, कैसे आप बराबर कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो अपने ट्रांसलेशन को। सो पहले आपको डिनोटेटिव मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग, राइट। डिनोटेटिव तो वही है एग्जैक्ट मीनिंग, जैसा वर्ड वैसा ही उसका मीनिंग। कॉनोटेटिव में कल्चरल वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है। टेक्स्ट कैसी होनी चाहिए, नॉर्मेटिव होनी चाहिए आपकी। और प्रैग्मेटिक या फिर कम्युनिकेशन, जो कि है आपका रीडर रिस्पॉन्स, यानी कि रीडर कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रीडर का क्या रिस्पॉन्स है आपके वर्क पे, उसको भी ध्यान में रखना है। अपने टारगेट ऑडियंस को आपने ध्यान में रखना है, किन के लिए लिख रहे हो। लास्ट है कि फॉर्मल एस्थेटिक होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों ही चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्क देखो इनका, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ 1979 का ये वर्क है अगेन। अच्छा, ये जर्मन में लिखा गया था और इसका जर्मन टाइटल कुछ और है, स्पेलिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट थी तो मैंने यहाँ नहीं लिखी। इस वर्क के अंदर ही इस्टेब्लिशेस ट्रांसलेशन स्टडीज़ एज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। वो डिमांड करते हैं, वो ऐसा चाहते हैं दैट ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है ना वो एक अलग से डिसिप्लिन बनकर आए, राइट। वो किसी बड़ी डिसिप्लिन के अंदर बस एक छोटी सी उसका सब पार्ट बन के ना रह जाए, राइट। उसकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने चाहा था। सो ही वॉन्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक, राइट। उसकी ब्रांच ना बन के रह जाए ट्रांसलेशन स्टडीज़, बल्कि खुद की एक अलग से आइडेंटिटी इसकी होनी चाहिए।
नेक्स्ट इनका वर्क था पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन 1993 का। अच्छा, ये जो टाइटल है पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, इट इज़ टेकन फ्रॉम गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, राइट। ये भी अगेन क्रिटिक हैं हमारी, और इनका ये वर्क है फ्रॉम आउटसाइड इन द टेक्निकल मशीन, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने यहाँ से ये टाइटल लिया है, चक्रवर्ती स्पिवाक जिन्होंने सबॉल्टर्न के बारे में बात करी है, राइट। सो वहाँ से ये टाइटल लिया है, बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। अब ये बताते हैं इसके अंदर कि जो ट्रांसलेशन है इट्स अ पॉलिटिकल एंड एथिकल एक्ट, राइट। वो कोई बस ऐसा नहीं है हाँ भाई चलते फिरते आपने ट्रांसलेशन कर दी, नो। द पर्सन हु इज़ डूइंग द ट्रांसलेशन हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, वाइल डूइंग द ट्रांसलेशन, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है कि आप किसी वर्क को ट्रांसलेट कर रहे हो। सो ही वॉर्न अगेंस्ट थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर into bland homogeneous English that erase cultural and rhetorical specificity। क्या मतलब है कि इस तरीके से इंग्लिश वर्क नहीं होना चाहिए जो क्या हो, ब्लैंड हो, राइट, उसके अंदर कुछ भी अलग सा ना हो, होमोजीनियस हो, सेम लगे, और जो क्या करे, इरेज कर दे हमारी कल्चरल और रिटोरिकल स्पेसिफिसिटी को। कैसे हम अलग दिखते हैं, हमारी जो कल्चरल चीज़ें हैं, रिटोरिकल है, उसको इरेज ना कर दे, इस चीज़ का हमें ट्रांसलेशन के वक्त ध्यान रखना है। और थर्ड वर्ल्ड यहाँ पे इंडिया को ही कंसिडर करा जाता है, ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, विच इंक्लूड्स इंडिया एज वेल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस करा। डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, राइट। समझ में आई, नहीं आई, क्या रह गया है, क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही CUET के क्वेश्चंस पे वीडियो को डिस्कस करूँ? इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू इम्प्रूव टू डू, राइट। सो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी कहना हो आप कह सकते हो, और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। जो भी कुछ क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो आपकी, आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, राइट।